नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सेकंड सेमेस्टर में आपको एसी सर्किट पढ़ाया जा रहा है BEE में, ठीक है। पिछले लेक्चर में आपको पॉलीफेज सिस्टम पढ़ाया गया और आज हम थ्री फेज सिस्टम पढ़ेंगे, जिसके सिस्टम में 3 कॉइल वाइंडिंग होंगी, तीनों 120 डिग्री पर स्थापित होंगी, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर थ्री फेज सप्लाई को जनरेट करना है तो हमें जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, थ्री फेज एसी जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। थ्री फेज सप्लाई का मतलब थ्री फेज एसी सप्लाई, एसी सप्लाई मतलब अल्टरनेटिंग सप्लाई, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का प्रोडक्शन हमें करना है, थ्री फेज का प्रोडक्शन करना है, थ्री फेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज का प्रोडक्शन करना है, तो हमें अल्टरनेटर या एसी जनरेटर की आवश्यकता पड़ती है। अल्टरनेटर को ही एसी जनरेटर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो जो हमारा अल्टरनेटर होता है उसमें जो है 3 कुंडलन होती हैं, 3 कुंडलन होती हैं जो कि स्टेटर में क्या होती हैं, स्थापित होती हैं। और उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो सिस्टम होता है ना, वो रोटर पर होता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो सिस्टम होता है वो कहाँ पर होता है, रोटर पर होता है। जैसे हमारे पास क्या है, ये स्टेटर है, ये क्या है, एक स्टेटर है। स्टेटर क्या है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो इसमें खांचे बने होते हैं और इसी में थ्री फेज वाइंडिंग को क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। और बीच में क्या होगा, हमारा रोटर होगा घूमने के लिए, ठीक है। रोटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्थापित होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो सिस्टम होता है वो रोटर पर होता है, और जबकि थ्री फेज कुंडलन जो है कहाँ पर होती हैं, स्टेटर में होती हैं, ठीक है। तो थ्री फेज क्यों रखा गया, थ्री फेज सप्लाई को, थ्री फेज अल्टरनेटिंग सप्लाई को क्या करना है, जनरेट करना है, थ्री फेज एसी सप्लाई को जनरेट करना है। इस वजह से थ्री फेज कुंडलन का क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। 3 कुंडलन का प्रयोग किया जा रहा है, समझ में आया। तो थ्री फेज अल्टरनेटिंग सप्लाई को जनरेट करने के लिए हमें अल्टरनेटर या एसी जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है, वो भी थ्री फेज अल्टरनेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो थ्री फेज अल्टरनेटर के स्टेटर में 3 कुंडलन होती हैं और रोटर पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, सिस्टम होता है। कुंडलन स्थिर होता है, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, रोटर के साथ रोटेट करता है, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं कि जब थ्री फेज कुंडलन या 3 कुंडलन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेटिव मोशन होता है, तो रिलेटिव मोशन होने की वजह से तीनों कुंडलन में अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। किसके नियम के अनुसार, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के अनुसार ही जो है तीनों कुंडलन में अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब तीनों कुंडलन में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारा प्रोड्यूस होता है उनका, देखिए, अब तीनों फेज जो है 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पर रखे होते हैं। जो तीनों फेज होते हैं, हमारे तीनों कुंडलन होते हैं, स्टेटर के अंदर जो है 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पर क्या होते हैं, रखे होते हैं। 360 में जब 3 का भाग देंगे तो प्रत्येक फेज के बीच का जो इलेक्ट्रिकल एंगल आएगा वो आपका 120 डिग्री आता है। तो तीनों कुंडलन 120 डिग्री फेज शिफ्ट पर क्या होते हैं, रखे होते हैं। तो तीनों कुंडलन में प्रोड्यूस वोल्टेज भी 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पर आपस में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। थ्री फेज सप्लाई सिस्टम, थ्री फेज एसी सप्लाई जनरेट करने के लिए थ्री फेज अल्टरनेटर का यूज किया जाता है। इस अल्टरनेटर के स्टेटर में 3 कॉइल 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पर रखी जाती हैं तथा मैग्नेटिक फील्ड का सिस्टम रोटर पर होता है। जब तीनों कॉइल तथा मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो तीनों कॉइल में अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तीनों कॉइल में प्रोड्यूस वोल्टेज भी आपस में 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पर क्या होता है, स्थापित होता है, ठीक है। अब वोल्टेज कौन सा प्रोड्यूस हुआ, मान लीजिए हमारे पास क्या है, 3 कॉइल हैं, हमारे पास क्या है, 3 कॉइल है। ये वाला हमारा कॉइल है आपका आर कॉइल, ठीक है। और एक हमारे पास दूसरा कॉइल है जो कि 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पर क्या किया गया है, रखा गया है। ये हमारा आर, ये वाई कॉइल है, ये क्या है, वाई कॉइल है। और एक हमारा तीसरा रखा गया है, ये हमारा बी कॉइल है। अब यहाँ से देखिए ये वाला कितने डिग्री पर है, 120 डिग्री पर। यहाँ से ये वाला कितने डिग्री पर है, 120 डिग्री पर। यहाँ से ये वाला कितने डिग्री पर है, 120 डिग्री पर। तो ये कुंडलन है, ये बस वैसे आपको दिखाया जा रहा है। अगर ये हमारा क्या है, नॉर्थ है और ये हमारा क्या है, साउथ है, तो सिंपल सी बात है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहे होंगे, साउथ में जाएंगे। तो जब इन तीनों कुंडलन और मैग्नेटिक फील्ड
के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कटेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जिसकी वजह से फैराडे के नियम के अनुसार जो है तीनों कुंडलन में ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो तीनों कॉइल देखिए 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पर रखी गई हैं। आर से वाई 120 डिग्री पर, वाई से बी 120 डिग्री पर है, बी से आर आपका 120 डिग्री पर है। समझ में आया? तो इस तरीके से तो तीनों में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, देखिए आर में वी आर प्रोड्यूस होता है, वाई में वी वाई प्रोड्यूस होता है, वी बी में वी बी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगा, अल्टरनेटिंग है ना, तो वी आर बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी, वी वाई बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 120, वी बी बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 240। ठीक है, अब कहेंगे कि ये माइनस 120 240 कहाँ आया? क्योंकि वी आर से वी वाई जो है 120 डिग्री क्या है, पश्चगामी है। अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखिए आर से वाई क्या है, 120 डिग्री पीछे है। समझ में आया? जब क्लॉकवाइज चलते, मैंने आपको बताया है कि क्लॉकवाइज चलने से क्या होगा, लैगिंग पोजीशन होगी, और एंटी क्लॉकवाइज चलने से लीडिंग पोजीशन होगी। ठीक है, तो आर से देखिए हमारा वाई फेज कितने पर है, 120 डिग्री पीछे है, और y से b हमारा 120 डिग्री पीछे है, जबकि r से b 240 डिग्री पीछे है। ठीक है, तो देखिए वी आर से वी वाई 120 डिग्री पीछे है, और वी वाई से वी बी 120 डिग्री पीछे है। ठीक है, देखिए वी वाई से वी बी 120 डिग्री क्या है, पीछे है, जबकि हमारा वी बी जो है वी आर से कितना डिग्री पीछे है, 240 डिग्री पीछे है। ठीक है, तो वी वाई से वी बी 120 डिग्री पीछे है, जबकि वी आर से वी बी जो है 240 डिग्री क्या है, पीछे है, तो पश्चगामी है आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पर क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। देखिए आर से वाई 120 डिग्री पर है, और आर से हमारा बी कितने डिग्री पर है, 240 डिग्री पर है। तो वही चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है। आर को देखिए, आर को रिफरेंस मान लिया जा रहा है, और आर के सापेक्ष वी वाई और वी बी को क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। किसी एक को हमको रिफरेंस मानना है, तो आर पहले आता है, फिर उसके बाद जो है वाई बी पहले आने की बात नहीं है इसमें। आर का मतलब रेड होता है, वाई का मतलब येलो होता है, बी का मतलब क्या होता है, ब्लू होता है। उसके बारे में आगे हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। तो वी आर वी वाई वी बी। ठीक है, तो ये तीनों फेज में हमारे अल्टरनेटिंग वोल्टेज हैं, जो साइन वेव के रूप में चल रहे हैं, लेकिन प्रत्येक दो वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस है। जैसे इसके और इसके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, 120 का। इसके और इसके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, 240 का। ये 240 डिग्री वी आर से पीछे है, ये 120 डिग्री वी आर से क्या है, पीछे है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए हमारा ये आर हो गया, और वाई हो गया, और क्या हो गया, बी हो गया। देखिए आर से वाई कितना डिग्री पीछे है, 120 डिग्री पीछे है, और वाई से बी 120 डिग्री पीछे है, जबकि आर से बी कितने डिग्री पीछे है, 240 डिग्री पीछे है। अगर यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो ये 240 बन रहा है ना, क्या बन रहा है, 240 बन रहा है। तो वही चीज़ है। तो अब यहाँ पर देखिए लिखा है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से स्पष्ट है, 1, 2 एंड 3 से ऊपर लिख दिया गया है, से स्पष्ट है कि वी वाई वी आर से 120 डिग्री फेज शिफ्ट से लैगिंग है, और वी बी वी वाई से 120 डिग्री फेज शिफ्ट से लैगिंग है, तथा वी आर से 240 डिग्री क्या है, लैगिंग पोजीशन पर है। लैगिंग लीडिंग तो अब आप अच्छे तरीके से पढ़ ही चुके हैं, तो उसके बारे में हम देखिए, इसका वेब डायग्राम भी इसी तरीके से क्या होता है, बनता है। ठीक है, लेकिन वेब डायग्राम आप लोग अपने से पढ़ लीजिए, ये सब अपने से पढ़ने वाली चीज़ है। ये वाला फिगर भी आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। और इसमें देखिए इस इन तीनों से स्पष्ट है कि वी वाई वी आर से 120 डिग्री फेज शिफ्ट से लैगिंग है, लैगिंग है मतलब पीछे है। वी बी वी वाई से 120 डिग्री फेज शिफ्ट पर है। देखिए वी बी वी वाई से 120 डिग्री फेज शिफ्ट पर है, तथा वी आर से 240 डिग्री फेज शिफ्ट पर है, लैगिंग। और क्या है, लैगिंग है, लैगिंग पोजीशन है। ठीक है, अगर इधर चलते तो क्या होता, लीडिंग पोजीशन होता, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, लैगिंग पोजीशन होगा। ठीक,
तो किसी भी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन आपके बुक में और सभी बुकों में जो है क्लॉकवाइज लिया जाता है, तो क्लॉकवाइज हम भी लिए हैं, उसी तरीके से हम भी आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर WT फेज की R की रिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। WT फेज R की रिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये जो WT है ना, R फेज के रिफरेंस माना गया है। देखिए VR को एक रिफरेंस मान के चला जा रहा है। ठीक है, रिफरेंस मान रहे हैं हम। रिफरेंस आप Y को भी मान सकते हैं, B को भी मान सकते हैं, किसी एक को रिफरेंस मानिए। ठीक है, तो हम R पहले आ रहा है तो R को ही रिफरेंस मान रहे हैं। तो WT फेज जो है, फेज R की रिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। तो मैं R के सापेक्ष ही सभी चीज़ों को क्या करूँगा, दर्शाऊँगा यहाँ पर। तो इसी वजह से R को हमने क्या माना है, रिफरेंस मान लिया है। फेजर डायग्राम, ये हमारा फेजर डायग्राम है, ये हमारा क्या है, फेजर डायग्राम है। अगर वोल्टेज देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, VR होगा। ठीक है, ये तो मान लीजिए आपका R है, वोल्टेज के फॉर्म में भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अल्टरनेटर में 3 वाइंडिंग आइडेंटिकल होते हैं। देखिए अल्टरनेटर में जो तीनों कुंडलन होते हैं ना, वो एक समान होते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल होती हैं। तीनों वाइंडिंग को क्रमशः रेड, येलो तथा ब्लू नाम दिया जाता है। ठीक है, रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू, RYB नाम दिया जाता है। कुंडलियों का डिजाइन इस प्रकार होता है कि प्रत्येक फेज का मैक्सिमम वैल्यू दूसरे फेज से 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल एंगल पर हो। अर्थात देखिए कुंडली के डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि प्रत्येक फेज का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, दूसरे वाले से 120 डिग्री पर क्या हो, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल पर हो। यहाँ पर लिखा गया है कुंडलियों का डिजाइन जो है इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक फेज का मैक्सिमम वैल्यू एक दूसरे से 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल एंगल पर हो। ठीक है, 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल एंगल पर हो, यही तो मैक्सिमम वैल्यू है। प्रत्येक फेज का ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू सब आपस में क्या होगा, समान ही होगा। तो आप चाहे मैक्सिमम वैल्यू से दर्शाइए, चाहे VR, VY, VB से आप क्या करिए, रिप्रेजेंट कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीज़ है। अर्थात दूसरे या Y फेज का अधिकतम मान पहले फेज R से 120 डिग्री पर तथा तीसरे फेज B का मैक्सिमम वैल्यू दूसरे फेज Y से 120 डिग्री बाद घटित होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरे मतलब Y फेज का अधिकतम मान, भाई Y फेज का अधिकतम मान क्या है, Vmax है। Y फेज का अधिकतम मान पहले फेज R, ठीक है, R से 120 डिग्री पर होगा। भाई सिंपल सी बात है, R से कितने डिग्री पर है ये, 120 डिग्री पर है। फिर तीसरा फेज B की बात कर रहा है। ठीक है, B का मैक्सिमम वैल्यू दूसरे फेज Y से 120 डिग्री बाद क्या होना चाहिए, घटित होना चाहिए। तो मतलब Y से जो है कितने डिग्री बाद होना चाहिए, 120 डिग्री बाद इसका मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ है, जो चीज़ यहाँ पे बताया गया वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, लेकिन इसको लिखना ज़रूरी था। ठीक है, मतलब क्या है कि VR का मैक्सिमम वैल्यू जिस समय रिप्रेजेंट कर रहा है उसके 120 डिग्री बाद ही VY का मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट होना चाहिए। फिर VY का मैक्सिमम वैल्यू जिस समय रिप्रेजेंट कर रहा है उसके 120 डिग्री बाद ही जो है क्या, मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट होना चाहिए, किसका, VB का। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि जिस समय करंट भी अपने मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है उसी समय वोल्टेज भी अपने मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सेम फेज रिलेशन था। और सेम फेज रिलेशन प्योर इंडक्टिव केस में जिस समय मैक्सिमम वैल्यू को वोल्टेज अपने रिप्रेजेंट कर रहा है उसके 90 डिग्री बाद करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सेम फेज रिलेशन नहीं था, लैगिंग रिलेशन था। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। VR जिस समय मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके 120 डिग्री बाद ही VY जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा। ठीक है, और VY से हमारा VB जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू को 120 डिग्री बाद क्या करेगा, शो करेगा। तो बस वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, कुछ भी कोई भी खास अंतर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार का क्रम जो यहाँ पर लिखा गया है, इस प्रकार का क्रम 3 फेज सप्लाई का फेज सीक्वेंस कहलाता है। 3 फेज सप्लाई का क्या कहलाता है,
फेज सीक्वेंस कहलाता है। इंडिया में क्लॉकवाइज सीक्वेंस को पॉजिटिव फेज सीक्वेंस RYB तथा एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस को निगेटिव फेज सीक्वेंस RBY के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। जैसे RYB, ठीक है, तो जब ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये पॉजिटिव फेज सीक्वेंस हो गया। अगर RBY चलेंगे तो क्या होगा, ये निगेटिव फेज सीक्वेंस हो गया। तो दोनों को दर्शाया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, तो ये RBY हो गया, तो RBY हो सकता है, या फिर BYR हो सकता है, या फिर YRB हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो RYB हो सकता है, YBR हो सकता है, BRY हो सकता है, इस तरीके से। तो क्लॉकवाइज ये हमारा फेज सीक्वेंस है और ये एंटी क्लॉकवाइज का फेज सीक्वेंस है। यहाँ पर आपको लिख करके बताया गया है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव होगा और क्लॉकवाइज आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर जो मैक्सिमम और मिनिमम दिखाया गया है वो चीज़ आपको पहले भी बताया गया, वही चीज़ यहाँ पे भी आपको बताया जा रहा है कि VR का जो मैक्सिमम वैल्यू जिस समय रिप्रेजेंट हो रहा है, VY का 120 डिग्री बाद उसका मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट होना चाहिए। इस तरीके से हमको कॉइल बाइंडिंग को स्थापित करना है। और VB का मैक्सिमम वैल्यू VY के मैक्सिमम वैल्यू से 120 डिग्री बाद क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंट होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है। और फेज सीक्वेंस के बारे में भी हमने आपको क्या किया, अच्छे तरीके से बताया। इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए तीनों फेजों को आप क्या कर सकते हैं, तीनों फेजों को आप दर्शा सकते हैं। कैसे, आपका जैसे ये आपका VR हो गया, ये आपका VY हो गया और ये आपका VB हो गया, ठीक है। तो ये कितना है, 120 डिग्री, ये कितना है 120 डिग्री, ये कितना है 120 डिग्री। आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फेजर डायग्राम है, ये क्या है, फेजर डायग्राम है। इसको आगे भी आपको बताना है, तो इसलिए इसको अभी ज़रूरी नहीं है, इसको बाद में भी आप बना सकते हैं। अभी जितना ज़रूरी था वो चीज़ मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। थ्री फेज अल्टरनेटर में, थ्री फेज अल्टरनेटर में तीनों कुंडलन के 6 टर्मिनल निकलते हैं, टर्मिनल निकलते हैं, 6 टर्मिनल निकलते हैं। जिनका कनेक्शन दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है। 6 टर्मिनल कैसे भाई, 3 फेज वाइंडिंग होगा, ठीक है। 3 वाइंडिंग होगा ना, ये हो गया 3 वाइंडिंग होगा, 2 2 4 2 6, 2 प्रकार से होता है। तो पहला आपका क्या होगा, पहला स्टार कनेक्शन तथा दूसरा डेल्टा कनेक्शन होता है, दूसरा डेल्टा कनेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा डेल्टा कनेक्शन होता है, हो गया। तो सबसे पहला कनेक्शन क्या है, स्टार कनेक्शन। सबसे पहला आपका क्या है, स्टार
कनेक्शन। स्टार कनेक्शन को वाई वाई कनेक्शन भी कहते हैं। इसे वाई वाई कनेक्शन भी कहते हैं। इसमें तीनों कुंडलन के समान सिरों को जोड़ा जाता है। इसमें तीनों कुंडलन के समान सिरों को जोड़ा जाता है। ठीक है, समान सिरों को जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद 3 फेज तथा एक न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त होता है। ठीक है, एक न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? प्राप्त होता है। जैसे 3 कुंडलन हैं, ये हो गया। ठीक, 3 कुंडलन है, तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है और ये दूसरा है। तो इसके समान सिरों को जोड़ा जाता है। पहला पहले से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक आपका आर हो गया, एक वाई हो गया और एक क्या हो गया? बी हो गया। देखने में आपको सीधा लग रहा है, लेकिन ये 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पर रखे गए हैं। तो यहाँ से आपका एक न्यूट्रल मिल जाता है। यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा? एक न्यूट्रल मिल जाएगा। ये न्यूट्रल हो गया। तो ये आर वाई बी 3 फेज हो गए और ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। इसी को स्टार संरचना में आप क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। कैसे दिखाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका पहला सिरा, ये दूसरा है, ये दूसरा है, दूसरा है। तो समान सिरों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो जब जोड़ देंगे तो ये कैसे दिखेगा? आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हो गया। तो इस तरीके से आपका स्टार कनेक्शन बन गया। ये और ये। ठीक है, तो इसमें आपका वी आर होगा। ये आर लाइन है ना, और ये आपका क्या है? वाई है। और ये आपका क्या है? ये वाई है, तो ये वाई हो गया। ये आपका आर हो गया। ये आपका बी हो गया। ये आपका क्या है? बी है। ठीक, तो इसमें वी आर वोल्टेज होगा, इसमें आपका वी बी वोल्टेज होगा और इसमें आपका क्या होगा? क्या कहते हैं? वी वाई वोल्टेज होगा। ठीक है, और इसको मिटा दे रहे हैं। इसके बीच जो वोल्टेज प्राप्त होगा उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप वी आर वाई बोलेंगे। वी आर वाई, इसी को लाइन वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है? न्यूट्रल निकल रहा है। न्यूट्रल, तो न्यूट्रल और फेज के बीच में जो वोल्टेज मिलेगा तो वो तो वी आर होगा। यहाँ पे क्या होगा? वी आर होगा। तो इसी को वीपी से नाम दिया जाता है, वीपी। ठीक है, वीपी, ये फेज वोल्टेज हो गया। ये क्या हो गया? फेज वोल्टेज। तो अब यहाँ पर तीनों कुंडलन क्या है? आपस में समान है। तो फेज वोल्टेज के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो ये आपका स्टार कनेक्शन हो गया। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ।
इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे देखता हूँ। स्टार कनेक्शन, तो स्टार कनेक्शन में देखिए सबसे पहले क्या होगा, फेज वोल्टेज होगा। अब इसमें देखिए जो करंट फ्लो करेगी, इस लाइन में जो करंट फ्लो करेगी वो लाइन करंट IL होगी, और यहाँ से जो करंट हमारी निकलेगी वो कौन सी करंट होगी, लाइन करंट, और IP फेज करंट के बराबर होती है। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा। सब में लाइन करंट दिखाना ज़रूरी नहीं है। फेज वोल्टेज, PHASA, फेज वोल्टेज। ठीक है, एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच प्राप्त वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहते हैं। फेज वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, फेज वोल्टेज कहते हैं। तो इसे VP से रिप्रेजेंट करते हैं, VP से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे VP बराबर आपका हो जाएगा VR बराबर VY बराबर VB। ये सब के सब क्या है, फेज वोल्टेज ही हैं। ये सब के सब क्या हैं, फेज वोल्टेज हैं। हो गया। ठीक है, ये फेज वोल्टेज है। और लाइन वोल्टेज की अगर मैं बात करूं, लाइन वोल्टेज तो दो फेजों के बीच, एक फेज ये है और एक फेज ये है। ठीक है, दो फेजों के बीच प्राप्त वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। फेजेज के बीच प्राप्त वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, इसे VL से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब इसके बीच जो वोल्टेज मिलेगा, VYB मिलेगा। ठीक है, VYB, ये भी बराबर क्या होगा, VL होगा। और इसके बीच जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, VRB मिलेगा। ठीक है, VYB, VRB और VRY, ये सब दो लाइनों के बीच में वोल्टेज क्या हो रहा है, मिल रहा है। RY के बीच मिलेगा VRY, YB के बीच मिलेगा VYB, और R और B के बीच मिलेगा VRB। ये सब के सब क्या है, लाइन वोल्टेज हैं। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि VL बराबर आपका VRY बराबर VYB बराबर आपका VRB। ठीक है, VYB और VRB। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका लाइन वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लाइन करंट आती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम बताएंगे आपको कि लाइन करंट क्या होती है।
प्रत्येक फेज में प्रवाहित करंट फेज करंट कहलाती है। फेज करंट कहलाती है। भाई प्रत्येक फेज में जो करंट फ्लो होगी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए अब यहाँ पर तो आईपी करंट हमारी, इसमें मान लीजिए कौन सी करंट फ्लो करेगी, इस वाले मान लीजिए आई आर करंट फ्लो कर रही है, इसमें मान लीजिए आई बी करंट फ्लो हो रही है, और इसमें मान लीजिए आपका आई वाई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, फेज करंट को यहाँ पर लिखेंगे, फेज करंट को आईपी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आईपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर आईपी, अब आईपी बराबर क्या होगा, आईपी बराबर आपका आई आर बराबर आई वाई बराबर आई बी। क्योंकि अगर बैलेंस कंडीशन है, तीनों कुंडलन आपस में इक्वल हैं, तो सेम करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। आर में फ्लो होने वाली करंट आई आर, बी में फ्लो होने वाली करंट आई बी, और वाई में फ्लो होने वाली करंट आई वाई। ये तो दोनों में काम आएगा, स्टार में भी और डेल्टा में भी ये क्या होगा, काम आएगा, ठीक है। तो इसी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, लाइन वोल्टेज रिलेशन बिटवीन, सबसे पहला पॉइंट, स्टार कनेक्शन में स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज में रिलेशन, ठीक है, फेज वोल्टेज में रिलेशन। अब इसको भूल जाइए, अब मैं सब मिटा दे रहा हूँ, केवल एक जगह मैं क्या करूँगा, दिखाऊंगा, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो फेज वोल्टेज मिलेगा। क्या मिलेगा, फेज वोल्टेज मिलेगा। और दोनों के बीच जो दो लाइनों के बीच में वोल्टेज मिलेगा वो वीएल लाइन वोल्टेज मिलेगा। तो इसके और इसके बीच में देखिए, दो लाइनों के बीच दो फेज जुड़ा है, ठीक है, और एक लाइन और न्यूट्रल के बीच एक फेज जुड़ा है, तो ये फेज वोल्टेज हो गया, ये लाइन वोल्टेज हो गया। तो इसके बीच जो रिलेशन निकल करके आता है, मैं उसकी बात अगर करूँ तो ये थोड़ा लाइन हमारा ऊपर की तरफ जाए, फिगर टेढ़ा दिख रहा है। ठीक, तो इन दोनों के बीच अगर रिलेशन देखेंगे तो लाइन वोल्टेज बराबर होता है, लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3VP, ठीक है। तो जो लाइन वोल्टेज निकल करके आता है वो फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है, ठीक है। क्या होता है, फेज वोल्टेज का √3 गुना। अब कहेंगे कि ये कैसे आया, तो ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, करंट, फेज करंट, हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि लाइन में फ्लो होने वाली करंट, ये हमारी क्या है, लाइन है, ये सब हमारी क्या है, लाइन में फ्लो होने वाली करंट जो है लाइन करंट कहलाती है। लाइन में फ्लो होने वाली करंट लाइन करंट कहलाती है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं
लाइन में फ्लो होने वाली करंट लाइन करंट कहलाती है। लाइन करंट कहलाती है, ठीक है। इसे IL से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे IL से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो लाइन करंट होगी, ठीक है। और इधर जो करंट फ्लो करेगी इस फेज में, वो फेज करंट होगी। क्या होगी? फेज करंट होगी। तो ये वाली क्या, कौन सी करंट होगी? लाइन करंट होगी। तो अब लाइन करंट तथा फेज करंट के बीच रिलेशन, ठीक है। अब देखिए लाइन के सीरीज में हमारा क्या जुड़ा है? फेज जुड़ा है। फेज कुंडलन किसके सीरीज में जुड़ा है? लाइन के सीरीज में। तो इसीलिए फेज करंट लाइन करंट के क्या होगी? बराबर होगी। भाई जो करंट इधर से जाएगी वही तो लाइन में जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है? स्टार संयोजन में प्रत्येक फेज कुंडलन लाइन के सीरीज में जुड़ा होता है, लाइन के सीरीज में जुड़ा होता है। इसलिए फेज करंट लाइन करंट के इक्वल होता है, वो भी किसमें? स्टार संयोजन में। तो मतलब IP बराबर आपका क्या हो जाएगा? IP बराबर आपका IL हो जाएगा। तो फेज करंट लाइन करंट के क्या होगा? बराबर होगा। फेजर डायग्राम के अनुसार भी इसे आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें पावर की अगर मैं बात करूं तो पावर कितना निकल करके आता है? देखिए डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन आप अपने बुक में देख सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा। ये हो गया वोल्टेज हो गया, और क्या हो गया? करंट हो गया। अब थ्री फेज पावर इन स्टार, ठीक है। तो थ्री फेज पावर कितना निकल करके आता है? P बराबर आपका 3 इंटू VP IP cos फाई, ठीक। अब थ्री फेज पावर को लाइन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो √3 VL IL cos फाई हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब तीनों वोल्टेज को आप क्या करेंगे? तीनों वोल्टेज को आप, जैसे ये हमारा क्या हो गया? VR हो गया, ये क्या हो गया? VY हो गया, और ये क्या हो गया? VB हो गया, ठीक है। तो अब प्रत्येक फेज में करंट भी फ्लो करेगी। अगर लोड हमारा इंडक्टिव है, ध्यान से देखिए, अगर लोड हमारा क्या है? इंडक्टिव है, तो इसमें करंट भी तो फ्लो करेगी। कौन सी करंट? IR करंट फ्लो करेगी। तो IR जो करंट फ्लो करेगी वो कितने डिग्री फेज शिफ्ट पर होगी? 5 डिग्री फेज शिफ्ट पर होगी, लैगिंग पोजीशन पर होगी ना। भाई वोल्टेज से करंट क्या करेगा? लैग करेगा, क्योंकि ज़्यादातर इंडक्टिव नेचर होता है लोड का। तो लैगिंग पोजीशन यहाँ पर दिखाया गया है। तो प्रत्येक करंट, मैं एक ही करंट आपको दिखा रहा हूँ, तो प्रत्येक करंट, देखिए यही करंट हमारी कौन सी करंट होगी? फेज करंट होगी कि नहीं? अब यही करंट हमारी क्या होगी? यही वोल्टेज हमारा फेज वोल्टेज होगा। तो फेज वोल्टेज से फेज करंट कितने डिग्री पर है? 5 डिग्री पर है। इस वजह से यहाँ पर cos फाई आ गया। भाई सिंपल सी बात है, पावर फैक्टर हमारा क्या होगा? cos फाई होगा। तो यही हमारा थ्री फेज पावर है। आप इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसके फॉर्म में, ये लाइन के फॉर्म में है और ये क्या है? फेज के फॉर्म में है, ठीक है।
अब जो ये वाला फार्मूला निकल करके आया है कि VL बराबर आपका √3VPH, ठीक है, इतना आया। और एक आया आपका IL बराबर आपका क्या आया, IP आया। यही तीनों चीज़ ही आपको स्टार कनेक्शन में याद रखना है, सब में याद रखना है, डेल्टा में भी स्टार में भी, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, VY हो गया। आप ध्यान से देखिए, इसको आप पीछे कीजिए, इसको आप क्या करेंगे, पीछे करेंगे, पीछे साइड में, ये हो गया पीछे साइड में, ठीक है। तो जब इसको पीछे साइड में खींचेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको -VR लिखेंगे, ठीक है। तो अब VY लिखेंगे, क्या लिखेंगे, VY -VY, ठीक है। अब देखिए VY और R के बीच अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट कितना निकल करके आएगा, दोनों का रिजल्टेंट आपका यहाँ पर मान लीजिए मिलेगा। तो ये वाली लाइन तो ये वाली डॉटेड लाइन होगी, ठीक। देखिए VY है और क्या है, R है, तो VRY मिलेगा, VRY। अब VRY को आप क्या बोलेंगे भाई, इसी को तो VRY, मैं केवल एक फेज की बात कर रहा हूँ बस। यहाँ पे VR क्या होगा, Y होगा, केवल दो को ही ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, VRY मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का, देखिए इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपका कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो लाइन वोल्टेज, इसी को तो लाइन वोल्टेज बोलते हैं। और ये क्या है, अपन फेज है कि नहीं, ये आपका क्या है, फेज वोल्टेज है। तो अब यहाँ पे ये वाला कहाँ से निकल करके आया, मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ, इसको अगर मैं मिटा दूँ तो कुछ इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। देखिए VRY बराबर VL बराबर, ये रिजल्टेंट है। तो अंडर रूट में आप जानते होंगे समांतर चतुर्भुज का नियम लगा सकते हैं, VR का स्क्वायर प्लस VY का स्क्वायर प्लस 2VR VY और कास कितना होता है, 60 डिग्री है ना, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कास 60 का मान क्या होता है, 3/2 होता है ना शायद, कि 1/2 होता है, मान लीजिए 1/2 होता है। तो कितना निकल कर आएगा। अब आपको पता है कि VR बराबर VY बराबर आपका VB बराबर क्या होता है, VP होता है कि नहीं। तो आप यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं। तो VP का स्क्वायर प्लस VP का स्क्वायर प्लस आपका 2VP का स्क्वायर कास 60 डिग्री हो गया। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो कास 60 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो VP का स्क्वायर प्लस VP का स्क्वायर, तो 3VP का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 3VP का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3VP आ जाएगा, ठीक है। तो VRY बराबर VL होगा कि नहीं। तो अब सोचिए कि यही तो लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज का √3 गुना आ रहा है, तो वही चीज़ तो यहाँ पर लिखाया गया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि फेजर डायग्राम बना लीजिए, लेकिन इसको डेरिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको केवल ये जानना है, वो भी फिगर के अनुसार, ठीक, समझ गया ना। इसको केवल आपको ये जानना है, केवल फिगर के अनुसार। तो ये 3 फेज पावर का कैलकुलेशन निकल करके आया। अब 3 फेज पावर को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि लाइन वोल्टेज क्या है, लाइन करंट क्या है, तो इतना निकल करके आता है। ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया। इसी प्रकार लाइन करंट और फेज करंट के बीच भी फेजर डायग्राम खींच करके हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको बता दिए हैं कि दोनों सीरीज में है, इस वजह से दोनों में सेम करंट फ्लो करेगी। जो करंट लाइन में जाएगी वही करंट फेज में जाएगी, ठीक है। तो इसको डेरिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब समांतर चतुर्भुज है तो उसका नियम लगा दीजिए, कैलकुलेट हो जाएगा अपने आप। अब डेल्टा कनेक्शन की मैं बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन इसमें
तीनों कुंडलन के असमान सिरों को कनेक्ट किया जाता है इसकी संरचना डेल्टा के जैसे दिखाई देती है। ठीक है, तो डेल्टा क्या है? क्लोज्ड बाइंडिंग है, ये क्लोज पाथ बनाएगा, जबकि स्टार क्या है हमारा? एक ओपन पाथ बनाता है। ठीक है, उसमें सब क्या है? ओपन है। इसकी संरचना डेल्टा के जैसे क्या होती है? दिखाई देती है। जैसे हमारे पास 3 कुंडलन है, ये हो गया 3 कुंडलन है। ठीक है, ये पहला सिरा है, दूसरा है, ये पहला है, दूसरा है, पहला है और दूसरा है। तो इसमें जो है दूसरा दूसरे के पहले से जुड़ जाएगा, कुछ इस तरीके से। दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ जाए, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ जाएगा। ठीक है, और तीसरे का दूसरा किससे जुड़ जाएगा? आपका पहले के पहले से। तो देखिए, तीसरे का दूसरा पहले के पहले से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से समझ में आया? तो अब आप इधर से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया जो अभी हमने बताया। इसको आप इधर जोड़ सकते हैं, इसको आप इधर जोड़ सकते हैं। ठीक, फिर उठा करके इसको आप जो है इसको आप इधर जोड़ दीजिए। बात एक ही है। तो यहाँ से क्या होगा? R मिल जाएगा, Y मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा? B मिल जाएगा। ठीक है, कि आपका डेल्टा संयोजन है। एक प्रकार से सीरीज संयोजन है। देखिए, इसमें करंट मान लीजिए इधर से ऐसे आ रही है, ऐसे करंट आएगी, फिर ऐसे होकर के ऐसे सर्कुलेट होकर के कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। ये क्लोज पाथ बना रहा है। ठीक है, ये हमारा डेल्टा संयोजन है। इसको आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप डेल्टा बनाइए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? डेल्टा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है, पहला है, ये दूसरा है। तो पहला दूसरे से जुड़ा है, दूसरा पहले से जुड़ा है, मतलब पहला दूसरे से। देखिए, पहले का पहला दूसरे के दूसरे से जुड़ा है, दूसरे का पहला तीसरे के दूसरे से जुड़ा है, तीसरे का पहला पहले के दूसरे से जुड़ा है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आपको बताया गया भाई, पहले का पहला दूसरे से दूसरा जुड़ा है, पहले का पहला दूसरे के दूसरे से जुड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया? तो ये आपका R लाइन हो गया, ये Y लाइन हो गया और B लाइन हो गया। ठीक है, तो ये आपका इसमें जो वोल्टेज होगा VR होगा, इसमें जो वोल्टेज होगा VY होगा। अंदर अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, VY VR VY और क्या है? VB है। ठीक, ये हो गया। अब दो लाइनों के बीच प्राप्त वोल्टेज को क्या बोलेंगे? लाइन वोल्टेज बोलेंगे। और फेज में जो वोल्टेज मिल रहा है, फेज में जो वोल्टेज यहाँ पर इस वोल्टेज में जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? VP बोलेंगे। VP ही तो बोलेंगे। ये 1 2 1 2 हटा दे रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन कर रहा है। ये आपका VB हो गया, ये आपका क्या हो गया? इधर VR हो गया, VY हो गया। ठीक है, तो R और Y के बीच लाइन वोल्टेज दिखाया गया, तो Y और B के बीच भी लाइन वोल्टेज दिखा सकते हैं, और B और R के बीच में भी क्या दिखा सकते हैं? लाइन वोल्टेज दिखा सकते हैं।
तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि किन्हीं दो लाइनों के बीच में एक कॉइल बाइंडिंग जुड़ी है, देख रहे हैं कि नहीं, किन्हीं दो लाइनों के बीच में एक कॉइल बाइंडिंग जुड़ी है, जबकि स्टार में किन्हीं दो लाइनों के बीच दो कॉइल बाइंडिंग जुड़ी थी। तो इसीलिए यहाँ पर जो है फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा। इनके बीच जो हमारा वोल्टेज निकल करके आएगा वो वीपी होगा, ठीक है, वीपी होगा। तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन करंट जो है, इसमें जो करंट हमारी फ्लो करेगी वो आपकी कौन सी करंट होगी, लाइन करंट होगी। और इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो फेज करंट फ्लो करेगी। मान लीजिए इधर से आपकी कौन सी करंट जा रही है, आई आर करंट जा रही है। इधर से आपकी कौन सी करंट आ रही है, वीबी है। इधर से आपकी आई आर, इधर से आपकी आई वाई, और इधर से आपकी कौन सी करंट जा रही है, मान लीजिए आई बी जा रही है कि नहीं। तो अब इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो आई एल होगी। अब देखिए इसमें एक वेक्टर सम निकाला जाता है। अब इधर आई वाई जा रही है, इधर आ रही है, तो आई आर माइनस आई वाई हो जाएगा। इसमें जो करंट जाएगी वो आई आर वाई हो जाएगा, ठीक है। तो आई आर वाई बराबर आई आर माइनस आई वाई हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट पर जो है, मान लीजिए इधर आई आर वाई करंट जा रही है, तो इस पॉइंट पर इधर आई आर वाई करंट गई। ये करंट इस जंक्शन पॉइंट पे जा रही है और एक जंक्शन पॉइंट से दूर जा रही, तो आने वाली करंट पॉजिटिव, जाने वाली करंट निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो जब जंक्शन का नियम लगाएंगे, किरचॉफ करंट ला, जब किरचॉफ करंट ला कह रहे हैं, किरचॉफ के जंक्शन का जब नियम लगाएंगे तो देखिए इधर आई आर वाई करंट जा रही, इधर से आ रही, इधर से जा रही है, ठीक है। तो आने वाली धारा बराबर जीरो, तो आने वाली धारा कौन सी है, आई आर है, प्लस जाने वाली धारा कौन सी है, आई वाई है, माइनस आई वाई हो जाएगी, ठीक है। प्लस ये भी धारा क्या रही है, जा रही है, तो प्लस जो है आपका माइनस आई आर वाई, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। अब इसको जब उधर करेंगे तो कितना आएगा, आई आर माइनस आई वाई बराबर आई आर वाई। तो आई आर वाई वाई आपकी क्या है, लाइन करंट है, लाइन करंट है कि नहीं। तो ये आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। किरचॉफ करंट ला हर एक पॉइंट पे जब आप लगाएंगे, किरचॉफ करंट ला कह रहे हैं जंक्शन का नियम, जब इस पॉइंट पर, इस नोड पर या इस जंक्शन पर, इस जंक्शन पर जब करंट का नियम लगाएंगे तो इसमें कौन सी करंट जाएगी, आई आर वाई बराबर आई आर माइनस आई वाई। इसी को तो लाइन करंट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, लाइन करंट। अब इसमें कौन सी करंट जाएगी, सोचिए इसमें, ठीक है। तो बी वाली आ रही है, तो इसमें जाएगी आई बी आर जाएगी, बराबर आपका आई बी माइनस आई आर। देखिए आई बी इस पॉइंट पर आ रही है, आई आर इधर से जा रही है, तो जो जा रही है उसमें आने वाली में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अभी यहाँ पर इस नोड पर, इस जंक्शन पर जो है करंट का वो नियम लगाएंगे, ठीक है, किरचॉफ करंट ला, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे तब जा कर के ये निकल करके आता है। अब यहाँ पे जो फ्लो होगा, यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो होगी, देखिए आई वाई आ रही है, आई बी जा रही है, तो आई वाई बी बराबर आई वाई माइनस आई बी। इसी को तो लाइन करंट बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, लाइन करंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इस फेज में जो वोल्टेज है आपका क्या होगा, वी वाई होगा, ठीक। इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, फिर उसके बाद मैं रिलेशन बताता हूँ। रिलेशन बिटवीन वी एल एंड वी पी, ठीक है, वी एल एंड वी पी हो गया, ये रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन वी एल एंड वी पी। वी एल क्या है, लाइन वोल्टेज, और वी पी क्या है, फेज वोल्टेज। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। डेल्टा संयोजन में, डेल्टा संयोजन में दो लाइन
के बीच में एक कॉइल या कुंडलन जुड़ी है इसलिए लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल होगा। ठीक है, उसमें लाइन करंट फेज करंट की इक्वल होती थी, इसमें लाइन वोल्टेज लाइन फेज वोल्टेज के इक्वल होगा। मतलब क्या है, वी एल बराबर आपका हो जाएगा वी पी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है, हो गया। अब वी पी आपको पता है, वी पी बराबर क्या होगा, वी आर होगा, वी वाई होगा, वी बी होगा। ठीक है, ये हो गया। ये लाइन वोल्टेज है और ये क्या है, फेज वोल्टेज है। देखिए, दो लाइन के बीच में एक वाइंडिंग जुड़ी है कि नहीं। अब इस वाली और इस वाली लाइन के बीच में ए वाली वाइंडिंग जुड़ी है, क्या कहते हैं, इस वाली और इस वाली लाइन के बीच में ए वाली बाइंडिंग जुड़ी है। ठीक है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में ए वाली बाइंडिंग जुड़ी है। तो किन्हीं दो लाइनों के बीच कोई एक वाइंडिंग जुड़ी है, इसलिए फेज में जो वोल्टेज होगा वही लाइन पे वोल्टेज होगा। ठीक है, ये चीज़ है, ये हो गया। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब रिलेशन बिटवीन इन डेल्टा ठीक है, रिलेशन बिटवीन आई एल एंड आई पी इन डेल्टा। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका आई एल बराबर आपका √3 आई पी आता है। ठीक है, ये रिलेशन आपको दर्शाना है। अब कहेंगे कि इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको भी वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी ये चीज़ दिखाया गया है ना, वैसे ही निकालेंगे। अगर पावर की मैं बात करूं, पावर 3 फेज पावर, तो पावर आपका क्या हो जाएगा, P बराबर 3 VP IP cos फाई, और P बराबर लाइन के फॉर्म में अगर दिखाएंगे तो √3 VL IL और क्या हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी समांतर चतुर्भुज के नियम से ही क्या होगा, आएगा। भाई तीनों करंट क्या होंगी, 120 डिग्री पर होंगी। किसी एक को अपोजिट खींच करके आप लाइन करंट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखना चाहेंगे तो मान लीजिए हमारी कौन सी करंट है, IR करंट है। तीनों करंट, ये जो करंट फ्लो कर रही है IR, ये करंट कौन सी होगी, IY होगी, और ये करंट कौन सी होगी, IB होगी। अब आपको पता है कि एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब IY को आप पीछे कीजिए, किसी एक को पीछे करना है बस, क्योंकि एक ही से कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा। हम आपने पीछे कर लिया तो इसे -IY देखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, IYR। देखिए IYR, IRY या IYR, हमें देखिए माइनस का है प्लस का है, तो IRY लिख देंगे, RY। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया, ये डॉटेड होगा। ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है ना, ये 60 डिग्री का कोण बन गया। तो IRY, देखिए IRY बराबर IR माइनस IY होगा। अब बराबर आपका क्या हो गया, IL होगा। यही करंट क्या होगी, लाइन करंट होगी। तो यही करंट तो हमारी लाइन करंट होगी। बाकी ये सब क्या है, ये तो फेज करंट है ना, ये तो क्या है, फेज करंट है, और ये भी हमारा क्या है, फेज करंट है, आपको पता ही है। तो समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार आप निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो ये क्या निकालेंगे, IRY, ठीक है, बराबर IL। तो अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, देखिए IY का स्क्वायर या फिर IR का स्क्वायर, प्लस IY का स्क्वायर प्लस 2IR IY कास कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। दोनों के बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो अब आपको पता है कि IR बराबर IY बराबर IB बराबर आपका क्या है, IP है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे
IP का स्क्वायर प्लस IP का स्क्वायर प्लस 2 IP का स्क्वायर कास 60 का मान 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आपका कितना जाएगा, 3IP का स्क्वायर, वो भी किस में, अंडर रूट में आ जाएगा कि नहीं, तो बराबर √3IP आ जाएगा। तो लाइन करंट मतलब IRY बराबर IL, तो लाइन करंट कितना आ गया, तो लाइन करंट आपका आ गया IL बराबर √3IP आ गया। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब वोल्टेज की अगर बात करेंगे तो ये मान लीजिए हमारा वोल्टेज हो गया, VY वोल्टेज हो गया, इसके बीच का फेज डिफरेंस हमारा होगा, उसी प्रकार VR होगा, उसी प्रकार VB होगा, ठीक है। तो वोल्टेज तो लीड करेगा, करंट जबकि क्या करता है, लैग करता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगा, ये फेज डिफरेंस फाई आएगा, तो जो पावर में कास फाई आपका आया है वही चीज़ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो आपका AC सर्किट यहाँ पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। AC सर्किट में अब कुछ नहीं बचा है, 1 घंटे का क्लास हो गया, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।